गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और विंटर ब्रेक के बाद आज हम फिर से इस ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के थ्योरीज ऑफ मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से धातु आयन और लिगेंड के बीच में बंध बनता है, उनकी अवधारणाएं दी गई हैं। कई प्रकार की अवधारणाएं दी गई हैं। उन अवधारणाओं को आज हम पढ़ेंगे। तो थ्योरीज ऑफ मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग। धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है उसको समझाने के लिए मुख्य रूप से 4 अवधारणाएं या 4 थ्योरीज दी गई है। और वो 4 थ्योरीज है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। आपके सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। आज हम उसको ही या उसके बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत संक्रमण धातु संकुलों में बंध समझाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है और लिंग ने दिया था, और इसलिए इसको उनका पूरा नाम लाइनस पॉलिंग है, और इसलिए इस सिद्धांत को पॉलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। सिद्धांत के अनुसार जो भी अवधारणाएं हैं, उसके जो मुख्य अवधारणाएं हैं वो है केंद्र में स्थित संक्रमण धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, अतः वे धातु परमाणु लिगेंड परमाणुओं के साथ बंध बनाने के लिए कई रिक्त कक्षक उपलब्ध कराते हैं। इन रिक्त कक्षकों की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की उप संयोजक संख्या के बराबर होती है। According to this theory, the central metal atom or ion in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands. विभिन्न प्रकार के रिक्त कक्षक संकरित होकर समान आकार व आकृति वाले संकरित कक्षक बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के संकरण कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। The appropriate atomic orbitals s, p and d of the metal hybridize to give a set of new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals. The d orbitals involved in the hybridization may be either inner n-1 d orbitals or outer n d orbitals. जो संकरण में d ऑर्बिटल्स उपयुक्त होते हैं वो या तो अंदर वाले n-1 d ऑर्बिटल्स होंगे या आउटर n d ऑर्बिटल्स होंगे। हमने पिछली क्लास में संकरण के बारे में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये हाइब्रिडाइजेशन होता है या संकरण होता है। संकुल बनते समय लिगेंड समूह इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में व्यवहार करते हैं, जबकि धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन पाता की भांति व्यवहार करते हैं। लिगेंड का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से भरा हुआ कक्षक धातु आयन के रिक्त संकरित कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। Each ligand has at least one orbital containing a lone pair of electrons. The empty hybrid orbitals of metal ion overlap with the filled orbitals of the ligand to form a covalent sigma bond, and this bond is called a coordinate bond या उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। एक उप सहसंयोजक बंध की मजबूती व प्रकृति वैसे ही होती है जैसे कि एक सहसंयोजक बंध की होती है, लेकिन उप सहसंयोजक बंध से बंधित दोनों परमाणुओं पर नियमनिष्ठ आवेश फॉर्मल चार्ज आ जाता है। क्रमशः दाता परमाणु पर +1 और पाता परमाणु पर -1 हो जाता है।
हम यदि उपसहसंयोजक यौगिकों की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार जो यौगिक बनते हैं उसकी स्थायित्व को समझते हैं, जो कि पॉलिंग ने समझाया था। पॉलिंग ने ये सुझाव दिया था उन संकुलों की स्थायित्व को समझाने के लिए। उसने दो सिद्धांत या दो अवधारणाएं दे के उसको समझाया था। और वो जो दो प्रकार के जो अवधारणा है वो है पश्च बंधन, जिसे कि हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, या दूसरा है विद्युत उदासीनता सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये हेक्साअमीन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। अब 6 अमीन इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को देगा, और कोबाल्ट के पास ऑलरेडी अपने पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आने से ये जो मॉलिक्यूल जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये अनस्टेबल होना चाहिए, परंतु ये स्टेबल होता है। तो पॉलिंग ने इसको समझाने के लिए ये दो सुझाव दिए थे, या दो प्रकार के इसने बताया था कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है। पहला बैक बॉन्डिंग, सिग्मा बंधन से जहां इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु की ओर, लिगेंड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है, तो मेटल के पास एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब मेटल के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, जो लिगेंड के पास जो पश्च बंधन से धातु के जो भरे हुए कक्षक है, लिगेंड के जो खाली कक्षक है उससे वे अतिव्यापन करता है, मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन वो उसको दे देता है, जिससे क्या है बैक बॉन्डिंग होता है, जिससे पाई बॉन्ड बनता है। इससे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और जो है मॉलिक्यूल जो है या कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल होता है। दूसरा उसने बताया था विद्युत उदासीनता सिद्धांत या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। लिगेंड में दाता परमाणु यदि अत्यधिक विद्युत ऋणीय हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो धातु तथा लिगेंड के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म असमान रूप से सहभाजित होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसके करीब रहेगा, तो जिससे धातु परमाणु पर कुछ धन आवेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार धातु परमाणु पर एकत्रित ऋण आवेश काफी हद तक समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है, पॉलिंग ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाया था। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट के जो 3d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, पर जब कोबाल्ट आयन है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 आयन है, तो s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और d से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो d में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अमीन जो लीगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होने के कारण ये इसमें जो है पेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और जो d ऑर्बिटल के जो है दो जो d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाते हैं, तो ये दो वेकेंट d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये जो 6 ऑर्बिटल मिलके d2sp3 संकरण करते हैं और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनमें जो एमीन लीगेंड है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी जो ज्यामिति होती है ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होती है। इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स जो है ये डायमैग्नेटिक है। और यहाँ पे इनर d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है संकरण में, और जो कॉम्प्लेक्स है ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इस जो संकुल को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर कोबाल्ट के साथ फ्लोरीन एटम है और हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट आयन है, तो यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन पर फ्लोरीन एटम जो है
इसके कारण फ्लोरीन जो यहाँ पे लीगेंड है, इसके कारण यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है, तो आउटर जो ऑर्बिटल्स है ये पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के दो जो ऑर्बिटल है ये मिलके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और फिर फ्लोरीन जो एटम है ये अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स में देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देते हैं। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होता है, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या फिर हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल दे रखा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का ही, क्रोमियम का ही अमीन है, तो यहाँ इनर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम लेते हैं टेट्रासाइनिडो निकलेट आयन का। यहाँ पे जो है हाइब्रिडाइजेशन एक डी ऑर्बिटल, क्योंकि ये जो पेयर्ड हो जाता है और यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल खाली होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे भी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, प्रतिचुंबक के व्यवहार करता है, और ये जो है इसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग समतलीय होता है इस कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे जो है एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम ये कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन जो है ये अनपेयर्ड नहीं है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करके OH आयन जो है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में देता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो ज्योमेट्री होता है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इन कॉम्प्लेक्सेस के हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर समझा पाते हैं, परंतु इसकी कुछ कमियां हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो ये समझा नहीं पाता है, और इसकी जो लिमिटेशंस जो है वो लिमिटेशंस को हम यदि देखेंगे तो ये उपसहसंयोजन यौगिकों के स्पेक्ट्रमों को ना तो समझा ही सकता है, ना ही उनकी व्याख्या करता है। ये नहीं समझा सकता है कि कुछ अवस्थाओं का अंतर कक्षक तथा कुछ अवस्थाओं में बाह्य कक्षक संकरण में भाग क्यों लेते हैं। चुंबकीय व्यवहार के आधार पर संयोजकता बंध सिद्धांत किसी संकुल की ज्यामिति समझाने में सफल तो अवश्य रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सही विधि नहीं, क्योंकि कुछ अनुचुंबकीय निकल संकुलों का एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होता है। यहाँ धातु आयन की प्रकृति पर तो बहुत अधिक बल दिया गया है, जबकि लिगेंडों के महत्व की नितांत उपेक्षा की गई है, और ये जो डिस्टॉर्टेड जो ज्योमेट्री होती है इसको ये समझा नहीं पाता है। ये सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था को पूर्णतः उपेक्षित किया है, अतएव ऊष्मागतिक गुणों को ये नहीं समझा पाता है, और डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होती, ज्यामिति होती है, उनकी जो स्टेबिलिटीज होती है, स्थायित्व जो होता है, उसको ये समझा नहीं पाता है। तो इन सिद्धांतों के इन कमियों को जो दूसरे जो सिद्धांत है, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत है और लिगेंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये सिद्धांत जो है इसकी कमियों को पूरा करता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, और यहाँ पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आशा है आपको समझ में आ गया है ये जो यूनिट है, और आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और मैं नेक्स्ट इसके जो है असाइनमेंट आपको दूंगी जिसको आपको करना है। थैंक यू।